डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। भारत का चंद्रयान मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जल्द ही लैंड करेगा। इस मिशन में सफलता से वो ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन चांद को लेकर भारत ही नहीं, दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां मिशन चला रही हैं। चीन भी इनमें से एक है जो एक नया रोवर बना रहा है। यह रोवर चीन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजेगा। 2026 में चांगई 7 मिशन के जरिए चीन ऐसा करना चाहता है। चीन के चांगई 7 मिशन को इसी साल मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव और दूर के हिस्सों में एक्सप्लोर किया जाएगा। इस मिशन में एक ऑर्बिटर लैंडर, रोवर और एक छोटा उड़ने वाला डिटेक्टर शामिल होगा जो पानी के रूप में बर्फ़ के सबूत की तलाश में छायादार क्रेटरों में जा सकता है। इसके अलावा इस मिशन में कम्युनिकेशन रिले सैटेलाइट भी होगा। चीन का यह रोवर पहले भेजे गए मिशन चांगई 3 2013 और चांगई 4 2019 के U2 और U2-2 रोवर्स की तरह होगा, हालांकि इनमें काफ़ी भिन्नता होगी। चांगई 7 के मुख्य डिज़ाइनर तांग युआ ने कहा कि रोवर चांगई 4 की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा। तांग ने आगे कहा कि चांगई 7 का रोवर विभिन्न उपकरणों को लेकर जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उसकी संरचना लगभग समान है। ये अधिक समझदार है। मूल रोवर में पृथ्वी से ज़्यादा हस्तक्षेप होता था, लेकिन ये अपना रास्ता खुद बनाएगा। U2-2 रोवर की तरह इसमें एक पैनोरामिक कैमरा और एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार लगा होगा। चांगई 7 के मिशन के तहत चीन यूएई का एक छोटा रोवर चांद पर अपने साथ लेके जाएगा। चांगई 7 से पहले चीन चांगई 6 मिशन लॉन्च करेगा, जो 2024 के अंत में चंद्रमा के दूर के हिस्से से दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन के भीतर नमूने करके धरती पर वापस लाएगा। इनके अलावा चीन चांगई 8 मिशन 2008 में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय संस्थानों के जरिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का परीक्षण करना है। इस मिशन के जरिए चीन यहाँ एक बेस बनाना चाहता है, हालांकि यह स्टेशन रोबोटिक होगा। आइए हम ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में बात करें। दक्षिण अफ्रीका में 7वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। 22 से 24 अगस्त तक चलने वाली इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए भारत, चीन और ब्राज़ील के राष्ट्र प्रमुख पहुँचे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जगह उनके विदेश मंत्री यहाँ पहुँचे हैं। ब्रिक्स दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। इस शिखर सम्मेलन में इस ब्लॉक के विस्तार से जुड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस गुट का विस्तार पश्चिम के खिलाफ देखा जा रहा है, लेकिन इस ब्लॉक में आंतरिक कमजोरी दिखाई देती है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन युद्ध के कारण दक्षिण अफ्रीका पश्चिम में गिरफ्तार हो सकते हैं, इसलिए वो यहाँ आने से परहेज कर रहे हैं। वहीं भारत और चीन की बात करें तो उनकी सीमा विवाद है। इतना ही नहीं, चीन अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। वहीं भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ वर्षों में करीबी देखी गई है। इस मीटिंग के दौरान नए सदस्यों को शामिल करने से जुड़ी बातचीत संभव है। कोरोना महामारी के बाद ये पहली मीटिंग है जिसमें नेता व्यक्तिगत तौर पर शामिल होंगे। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रविवार को एक बार फिर ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन किया। ब्रिक्स के विस्तार को G7 देशों के समूह को टक्कर देने के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि G7 देशों में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह ब्लॉक्स वैश्विक संतुलन बनाने के प्रयास में जियोपॉलिटिकल समस्या बढ़ा सकता है, क्योंकि रूस और चीन दोनों ही इसे अपने पक्ष में लाना चाहते हैं और इन दोनों का पश्चिम के साथ तनाव है। पिछले सप्ताह दक्षिण अफ्रीका में चीन के दूत ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा देश अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिक्स में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। परोक्ष रूप से अमेरिका की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि कई देश एक तरफा प्रतिबंधों की छड़ी चलाते हैं, जबकि ब्रिक्स देश समान बातचीत और परामर्श पर जोर देते हैं। विश्लेषकों का कहना है अब यह देखने वाली बात होगी आखिर इसमें शामिल करने के लिए संभावित सदस्यों को कैसे चुना जाता है। अगर यह विस्तार हुआ तो इतिहास में दूसरी बार ऐसा होगा। 2009 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। आइए हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान की सेना पर तहरीक-ए-तालिबान या TTP के आतंकियों ने भीषण हमला किया है। इसमें 10 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ऊपरी वजीरिस्तान के कबायली जिले ती आरजा में हुआ है। TTP आतंकियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के एक काफिले को निशाना बनाया। स्थानीय प्रशासन के अधिकारी ने इसे खूनी हमले और सुरक्षा बलों के मौत की पुष्टि की है। TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 6 सुरक्षाकर्मियों की तत्काल मौत हो गई थी और गंभीर रूप से घायल 4 लोगों की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस तरह से मरने वाले सुरक्षा बलों की कुल संख्या अब 10 पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि कई सुरक्षाकर्मी बुरी तरह से घायल है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। इस घटना के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान से सटा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में TTP के आतंकी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वे अक्सर पाकिस्तानी सेना पर खूनी हमले करते रहते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद TTP आतंकियों का यह हमला और बढ़ गया है। पाकिस्तान की सरकार ने TTP को लेकर तालिबान को कई बार धमकी दी है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को मनाने के लिए अपना विशेष दूत भेजा था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। TTP के आतंकी लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर रहे हैं। ताज़ा हमला पाकिस्तान को आग बुबला कर सकता है। पाकिस्तानी सेना इन दिनों
अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी ठिकानों पर ड्रोन हमले भी कर रही है। पिछले 4 दशक में पहली बार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की इकोनॉमी संकट में है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के राज में चीन की इस बदहाली से विशेषज्ञ हैरान परेशान हैं और ये जानने को बेताब हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। कोविड प्रतिबंध हटने के बाद देश की स्थिति सबसे गंभीर मसला है। चीन का 40 साल का ग्रोथ मॉडल चरमरा गया है। अमेरिका के एक प्रमुख दैनिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अर्थशास्त्री अब मानते हैं कि चीन बहुत धीमी वृद्धि के युग में प्रवेश कर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ बढ़ती दूरियों से स्थिति और ख़राब हो गई है, विदेशी निवेश व व्यापार को भी खतरे में डाल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह केवल आर्थिक कमजोरी का दौर नहीं है, बल्कि इसका असर लंबे समय तक दिख सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि सरकार व राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के विभिन्न स्तरों के कर्ज सहित कुल ऋण 2022 तक चीन के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 300% हो गया, जो कि अमेरिकी स्तर को भी पार कर गया है। यह 2012 में 200% से भी कम था। दूसरी ओर चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो (NBS) ने जून में कहा था कि चीन का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2023 की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 5.5% बढ़ा। पहली छमाही में चीन की GDP 59,300 अरब युआन रहा। पिछले दिनों चीनी मुद्रा युआन में ऐतिहासिक गिरावट हुई है, तरक्की रुकी हुई है और उपभोक्ता दरों में गिरावट हो रही है। रियल एस्टेट भी घरे संकट में और निर्यात भी गिर गया है। यह संकट बढ़ रहा है कि अचानक युवाओं में बेरोजगारी में भी इजाफा हो गया है। बेरोजगारी संकट इस कदर गहरा गया कि चीन की सरकार ने आंकड़े जारी करने भी बंद कर दिए हैं। इस साल अप्रैल से ही चीन की अर्थव्यवस्था मुश्किल में है। देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट फर्म कंट्री गार्डन और झोग्रोग ट्रस्ट, जो टॉप ट्रस्ट था, पूरी तरह से डिफॉल्ट हो गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि कंट्री गार्डन ने $2 अमेरिकी बॉन्ड पर ब्याज अदा नहीं किया। इससे निवेशकों में डर पैदा हो गया और एवरग्रांडे की यादें ताज़ा हो गई है। इस फर्म ने भी साल 2021 में कर्ज नहीं चुकाया था, तब से रियल एस्टेट संकट में आ गया था। एवरग्रांडे अभी भी ऋण पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा है और कंट्री गार्डन की परेशानियों ने चीनी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया है। बीजिंग ने रियल एस्टेट बाजार को पुनर्जीवित करने के लिए कई सहायक उपाय शुरू किए हैं, लेकिन अब मजबूत खिलाड़ी भी कंगाली के कगार पर है। प्रॉपर्टी डेवलपर्स के कर्ज अदा न करने की वजह से देश के $2.9 ट्रिलियन के निवेश ट्रस्ट उद्योग भी संकट में आ गया है। एक और बड़ी चिंता स्थानीय सरकार का कर्ज है। यह वह कर्ज है जो प्रॉपर्टी खरीद में गिरावट की वजह से काफ़ी हद तक बढ़ गया है। प्रॉपर्टी की बिक्री न होने की वजह से भूमि पर मिलने वाले राजस्व कम होता था। राजस्व में तेज गिरावट और महामारी के लॉकडाउन की लागत के प्रभाव के कारण बढ़ गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।